नमस्कार, मैं सुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैक। और आज की ये कहानी सिर्फ एक राजनीतिक विवाद नहीं है, ये एक ऐसा मोड़ है जहां कानून, भरोसा, व्यवस्था और विरोध चारों एक साथ टकरा रहे हैं। आज हम एक ऐसे सवाल से शुरुआत करेंगे जो शायद आपके मन में भी उठ रहा होगा। अगर कोई व्यक्ति जिसे अदालत ने बुलाया हो वो खुद कह दे कि मैं नहीं आऊंगा, तो क्या होगा? क्या कानून उसे मजबूर करेगा? क्या उसे सजा मिलेगी या फिर क्या वो अपने फैसले पर कायम रह सकता है? अब इस सवाल को थोड़ा और बड़ा करिए। अगर ये बात कोई आम आदमी नहीं बल्कि देश की राजधानी का पूर्व मुख्यमंत्री कहे, तो क्या होगा? और यही सवाल आज पूरे देश में गूंज रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने सिर्फ कोर्ट रूम नहीं बल्कि पूरे देश की बहस को बदल दिया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि मैं जस्टिस सूर्यकांता शर्मा की अदालत में पेश नहीं होऊंगा, मेरा कोई भी वकील वहां नहीं जाएगा। अब ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक स्टैंड है, एक विरोध है या शायद एक जोखिम। लेकिन इस फैसले के पीछे की कहानी क्या है? आखिर वो किस बात से इतने असहज है? और सबसे बड़ा सवाल है कि अगर केजरीवाल कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो उनके साथ क्या हो सकता है? आज हम इस पूरी कहानी को धीरे धीरे गहराई से और पूरी सच्चाई के साथ समझेंगे। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है और इस कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले से। कुछ साल पहले दिल्ली सरकार ने एक नई शराब नीति लागू की थी। सरकार का दावा था कि इससे सिस्टम पारदर्शी होगा, भ्रष्टाचार कम होगा और राजस्व बढ़ेगा। लेकिन कुछ समय बाद ही आरोप लगने लगे, सवाल उठने लगे और फिर मामला जांच एजेंसियों तक पहुंच गया। कहा गया कि लाइसेंस देने में गड़बड़ी हुई है, कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाया गया है और नीति को इस तरह डिजाइन किया गया है जिससे कुछ कंपनियों को लाभ मिले। जांच शुरू हुई, नाम सामने आने लगे और उसी कड़ी में अरविंद केजरीवाल का नाम भी चर्चा में आया। जब मामला ट्रायल कोर्ट में पहुंचा तो सबकी नजर उस फैसले पर थी और फिर कोर्ट ने कहा कि इस समय उपलब्ध सबूतों के आधार पर केस नहीं बनता और केजरीवाल को डिस्चार्ज यानी बरी कर दिया गया। ये उनके लिए एक बड़ी राहत थी। लेकिन क्या ये कहानी का अंत था? नहीं, बल्कि ये तो एक नया अध्याय शुरू होने जैसा था। जांच एजेंसी इस फैसले से संतुष्ट नहीं थी। उन्होंने कहा कि ये फैसला गलत है और इसे चुनौती दी जानी चाहिए। और इसके बाद मामला पहुंच गया दिल्ली हाई कोर्ट, जहां इस केस की सुनवाई चल रही जस्टिस सूर्यकांता शर्मा की बेंच में। और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक दिन अचानक अरविंद केजरीवाल सामने आते हैं और एक ऐसा ऐलान करते हैं जिसने हर किसी को चौंका दिया कि मैं इस कोर्ट में पेश नहीं होऊंगा, मेरा कोई वकील भी पेश नहीं होगा। अब जरा सोचिए, कोर्ट में केस चल रहा है, आपको बुलाया जा रहा है और आप कह रहे हैं कि भाई मैं आऊंगा ही नहीं। ये कोई साधारण फैसला नहीं है, ये सीधे सीधे कानूनी प्रक्रिया से टकराव है। लेकिन केजरीवाल ने ये फैसला लिया क्यों है? केजरीवाल ने जो सबसे बड़ी वजह बताई है वो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। उन्होंने कहा है कि जस्टिस सूर्यकांता शर्मा के दोनों बच्चे केंद्र सरकार के वकीलों के पैनल में हैं। अब सवाल उठता है कि अगर जज के परिवार का संबंध उसी सिस्टम से हो जो केस के पक्षकार में है, तो क्या निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठेंगे? केजरीवाल का कहना है कि न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए। और अगर लोगों को लगे कि कहीं से कोई टकराव है तो न्याय पर भरोसा कमजोर पड़ सकता है। इस पूरे मामले में एक और अहम नाम सामने आता है, तुषार मेहता। केजरीवाल ने कहा है कि सरकारी वकीलों को केस आवंटित करने में तुषार मेहता की भूमिका होती है। अब अगर वही व्यक्ति सरकार की तरफ से कोर्ट में खड़ा हो और जज के बच्चों को केस देता हो तो क्या ये एक संभावित टकराव नहीं बनता है? यही वो सवाल है जो पूरे विवाद का केंद्र बन गया है। और केजरीवाल ने सिर्फ आरोप नहीं लगाए, उन्होंने एक औपचारिक अनुरोध भी किया है कि जज इस केस से खुद को अलग कर ले। लेकिन कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया है और यहीं से मामला और ज्यादा गंभीर हो गया है। अब कहानी में एक ऐसा शब्द आता है जो इतिहास में जुड़ा है, महात्मा गांधी। केजरीवाल ने कहा है कि जब सभी रास्ते बंद हो जाएं तो शांतिपूर्ण विरोध ही आखिरी रास्ता होता है और उन्होंने सत्याग्रह का ऐलान कर दिया है। अब आते हैं उस सवाल पर जो इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। अगर केजरीवाल कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो क्या होगा? अब इसे धीरे धीरे बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। जब किसी आरोपी को बरी किया जाता है तो अदालत एक शर्त रखती है कि अगर ऊपरी अदालत में केस जाता है तो आपको पेश होना पड़ेगा। इसे कहा जाता है सेक्शन 437A CRPC। अगर किसी आरोपी को बरी किया जाता है तो अदालत उसे धारा 437A CRPC के तहत एक बॉन्ड साइन करने को कहती है। इसका मतलब है कि आरोपी भविष्य में किसी भी अपील की सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश होने का वादा करता है। अगर आरोपी इस बॉन्ड का पालन नहीं करता है तो अदालत इसके खिलाफ पहले जमानती वारंट, बेलेबल वारंट और उसके बाद गैर जमानती वारंट, नॉन बेलेबल वारंट जारी कर सकती है। केजरीवाल के केस में स्थिति देखें तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और अन्य 22 आरोपियों को डिस्चार्ज करने के बाद धारा 437 CRPC के तहत बेल बॉन्ड भरने को कहा था। इसका मतलब है कि केजरीवाल ने एक पर्सनल बॉन्ड और एक श्योरिटी यानी कि गारंटर दिया था।
उन्होंने ये वादा किया था कि हाई कोर्ट में अपील की सुनवाई के दौरान वो पेश होंगे। अगर अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होते हैं तो हाई कोर्ट उनके खिलाफ वारंट जारी कर सकती है। सुनवाई एक तरफा एक्सपार्ट भी चल सकता है। अगर केजरीवाल कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो अदालत सिर्फ सीबीआई और अन्य पक्षों की दलीलें सुनेगी। केजरीवाल को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलेगा। अगर फैसला सीबीआई के पक्ष में जाता है तो मामला फिर से ट्रायल कोर्ट में जा सकता है। वहीं केजरीवाल को आरोपी के रूप में पेश होना पड़ेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता के मुताबिक कानूनी प्रक्रिया साफ है। बेल बॉन्ड के तहत कोर्ट में पेश होना अनिवार्य है और अगर ऐसा नहीं होता है तो ना तो सिर्फ वारंट जारी हो सकते हैं बल्कि केस की सुनवाई भी आरोपी की गैर मौजूदगी में आगे बढ़ सकती है, जिसका सीधा असर केस के नतीजे पर पड़ सकता है। केजरीवाल ने कहा है कि मेरा जज से कोई भी व्यक्तिगत विरोध नहीं है, मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है, लेकिन इस केस में निष्पक्षता को लेकर चिंता है। अब ये मामला बन चुका है एक राष्ट्रीय बहस। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये साहस है, कुछ कह रहे हैं कि ये खतरा है। आज की कहानी में कानून भी है, विरोध भी है और एक बड़ा सवाल भी है कि क्या कोर्ट से दूरी बनाना सही है या एक खतरनाक उदाहरण हो सकता है। अब फैसला आपके हाथ में है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा।